सारे कैमरास अपने ऑन कर लीजिए, एवरीवन कैमरास अपने ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए रजे, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होती थी, अलग अलग तरीके की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी। उनको अपन क्या करते थे, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करते थे। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अपन अरेंज करते थे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन इकट्ठी होके निकल के आती थी, जिसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते थे। जिसके अंदर कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो, ये सारी रेडिएशन होती थी। इसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया था कि विजिबल रीजन जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। क्लियर। और दूसरी बात, हमें पता है सी किसके इक्वल होता है, न्यू लैम्डा के इक्वल होता है। ये मैंने कल फॉर्मूला करवाया था। हाँ जी एवरीवन, करवाया था कि नहीं करवाया था। सी न्यू लैम्डा के इक्वल होता है। तो न्यू किसके इक्वल होगा, सी बाय लैम्डा के इक्वल होगा। सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इससे होएगा क्या, जो फ्रीक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेवलेंथ की। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जाते वक्त वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या ये बात क्लियर, बोलो, क्या ये बात क्लियर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर लेफ्ट से राइट जाते वक्त फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस की क्या करती है, डिक्रीज करती है। इज दैट क्लियर, बोलिए। हाँ जी एवरीवन, क्लियर है। यस कैमरास सर। ऑन कर लीजिए। ठीक है, भव्य अभी आया है। शुरू से हो सर। ठीक है, चलो, क्या ये बात क्लियर। अब आज देखो भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो अपन ने पढ़ लिया। आज मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ, लिमिटेशंस करवाने जा रहा हूँ किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। देखिए, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। जो हमारे पास ये थ्योरी आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसकी क्या क्या खामियां थी उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कहते हैं ये जो थ्योरी आई ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसने ना लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दिस थ्योरी was successful in explaining many of the क्या properties of light, such as interference, डायफ्रैक्शन, एटसेट्रा। ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, इंटरफेरेंस क्या होती है, डायफ्रैक्शन क्या होती है। बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पहला, द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, कैसे काम करती है, वो नहीं बता पाया। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में नहीं बता पाया। क्लियर। तो ये दो मेन लिमिटेशंस थी जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बता नहीं पाई, और इसकी वजह से अपने को इसको गलत करना पड़ा कि भाई कोई और थ्योरी लेके आओ जिससे आपा इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, बोलो, इसमें कोई डाउट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर ये किस तरीके से काम करती है और ब्लैक बॉडी कहते किसे हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है जो काले रंग की होगी उसे ब्लैक बॉडी कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी बड़ा डीप मीनिंग है कि ब्लैक बॉडी कौन सी होती है। ठीक है, चलें, सबसे पहले मैं आपको क्या करवाता हूँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही करवाता हूँ। देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर हमारे पास क्या है, कहता, इफ एनी सब्सटेंस with high melting point is heated, it first becomes red,
ठीक है, देन येलो, ठीक है, एंड तो क्या होगा, एंड फाइनली बिकम्स टू ग्लो विद वाइट एंड देन ब्लू लाइट। ठीक है, क्या कह रहा है, कहता है अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर लोहे की बात करें, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, अगर लोहे को गर्म करोगे सबसे पहले वो लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है, फिर गर्म करते रहोगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है, फिर और गर्म करते जाओगे तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, और देन वो ब्लू लाइट इमिट करेगा। ठीक है, ये उसने जनरल बात बताई जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं। क्लियर इतनी बात? हाँ जी, ये बात क्लियर? बोलो, इसमें कोई डाउट? अब ये बात तो क्लियर होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अब होती क्या है, ब्लैक बॉडी देखते हैं। हाँ जी शॉन, क्या कह रहे हो? सर मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूं, मेरे यहाँ पे नेट चलेगा था, लाइट चली गई थी। देखो, मैंने कहा अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो उसको अगर आप गर्म करते हो तो पहले वो चीज लाल रंग की होगी, देन वो येलो कलर की होगी, येलो कलर इमिट करेगी, देन वो व्हाइट कलर इमिट करेगी, और कंटिन्यूअस हीट करते जाओगे तो वो ब्लू लाइट इमिट करना शुरू कर देगी। ठीक है, अब कहता अगर तुम हीट जिसको कर रहे हो वो क्या है, ब्लैक बॉडी। इफ द सब्सटेंस being heated is a black body, जिस सब्सटेंस को तुम गर्म कर रहे हो वो ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी क्या होती है? विच इज अ परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी। देखो, ब्लैक बॉडी का मतलब पता क्या हो गया, जिसके ऊपर लाइट पड़े और सारी की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ले, या वो अपनी अंदर की सारी एनर्जी को क्या कर दे, रेडिएट कर दे, ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहेंगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर होगी? ब्लैक बॉडी का मतलब काली बॉडी नहीं, ब्लैक बॉडी का मतलब जो 100% रेडिएटर, 100% अब्जॉर्बर का काम करे। तो कहता है ऐसी बॉडी अगर रेडिएशन इमिट करती है, द रेडिएशंस इमिटेड इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन जो ब्लैक बॉडी इमिट कर रही है ना, उसे आप कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो, बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। यस सर। यस सर। चले, सर कुछ एग्जांपल्स बता दो ब्लैक बॉडी के कौन से हैं? है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये जनरल है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। मैं बताता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो तो कहता है होती नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे। अब सबसे पहले, पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी है ना, उसके हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो एनर्जी होती है इज emitted और absorbed कंटिन्यूसली, है ना? पोस्टुलेट में लिखा था ना, एनर्जी जो आप एमिट कर दे, एब्जॉर्ब करे, कंटिन्यूसली कर दे, ऐसे नहीं गैप डाल डाल के, कंटिन्यूस काम है ये। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके प्रोपोर्शनल होती है? उसकी इंटेंसिटी के। खुद बताओ, जितनी ज्यादा इंटेंस रेडिएशन तुम सप्लाई करोगे, इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। बोलो, बोलो। यस सर। यस सर। अब एनर्जी जो है इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, ये तो बात क्लियर होगी। दैट इज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो कहता
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से तो कोई लेना देना नहीं है ना। इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की, वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, या एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो कोई लेना देना नहीं है। बोलो 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 भाई। यस सर। ठीक है ना, एनर्जी का कोई लेना देना नहीं। अब यहीं पे लूप होल आ गया, कहता विच मीन्स अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द रेडिएशन emitted by the body which is being heated should have the same color। अब यहां पर देखो, ध्यान से सुनना ये बात। अगर एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब लोहे को ना आप गर्म करते जा रहे हैं ना, इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, गर्माहट उसकी बढ़ाते जा रहे हैं। तो पीछे मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने क्या बताया, मैंने कहा लोहे को गर्म किया तो अपने पास पहले रंग क्या हुआ, लाल हुआ, फिर येलो हुआ, फिर व्हाइट कलर हुआ, फिर ब्लू हुआ। हमें पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंग होते हैं, और उन सारों में वेवलेंथ का फर्क होता है। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त वेवलेंथ बढ़ती है। तो भाई इन सारे रंगों में वेवलेंथ का फर्क नहीं है। बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग चले, जो अपा एनर्जी सप्लाई करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से तो लेना देना ही कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो गर्म जितना मर्जी करते जाओ, कलर एक ही रहना चाहिए। बट क्या कलर एक्चुअल में एक रहता है? बोलो, क्या कलर एक रह रहा है? नो सर। नहीं रह रहा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गलत होगी। तो इसका मतलब दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, समझे। और ऐसी बॉडी को आप ब्लैक बॉडी कहेंगे, जैसे कि लोहा है, ठीक है, जब आप उसको गर्म कर रहे हैं वो रेडिएशन इमिट कर, समझे। और अगर वो रेडिएशन 100% है तो इट इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। 100% emitter, 100% absorb, समझे समझे। मेरे यस सर। मेरे हाथ में अरे इरेजर है, ये इरेजर किस कलर की है देखना। वाइट कलर। ये किस कलर की इरेजर है? बोलो सारे। सर वाइट कलर की। व्हाइट कलर की। पता है ये व्हाइट कलर की क्यों दिख रही है, ब्लैक कलर की क्यों नहीं दिख रही? सर क्योंकि वाइट कलर का वेवलेंथ हम तक पहुंच पा रहा है। तो वाइट ही रिफ्लेक्ट कर रही है। क्योंकि ये जो इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है, वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में जा रही है, वो लाइट व्हाइट कलर की रेंज में लाई कर रही है। अगर इस इरेजर के ऊपर जितनी भी लाइट गिरे, वो सारी लाइट ये इरेजर अब्सॉर्ब कर ले, कोई रिफ्लेक्शन ना दे, कोई लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे, तो ये इरेजर ब्लैक कलर की दिखेगी। तो इसका मतलब याद रखना, जो भी चीज तुम्हें ब्लैक कलर की दिखती है, चाहे वो तुम्हारी कोई टी शर्ट हो, चाहे कोई दीवार हो, वो अगर ब्लैक कलर की दिख रही है ना, वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ रही है वो सारी लाइट अब्सॉर्ब हो रही है। तो याद रखना, कोई भी बॉडी जो लाइट 100% अब्सॉर्ब कर ले वो ब्लैक कलर की होगी वो, समझे समझे। ब्लैक बॉडी, कोई भी काले रंग की बॉडी सारी लाइट अब्सॉर्ब करती है, ठीक है। शादियों के अंदर जो टेंट होते हैं किस रंग के होते हैं, ब्लैक कलर के कि कोई और कलर के? सर फिर से बोलना एक बार। मैंने कहा अब शादियों सर के अंदर अलग अलग कलर के होते हैं, रेड और वाइट होते हैं जनरली। ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के टेंट देखे हैं। नो सर। मैंने कहा शादियों के अंदर जो टेंट लगते हैं वो किस तो कलर के? वाइट ही होते हैं। व्हाइट कलर के होते हैं, वाइट होता पिंक लाइट है। और शेड के कलर होते हैं, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, इस तरीके के टेंट होते हैं। लाइट ही होता है। ब्लैक कलर का क्यों नहीं होता? देखो टेंट किसी लिए लगाता है, धूप से बचने के लिए। अगर ब्लैक कलर का टेंट लगा दिया, टेंट के अंदर कौन है? इंसान। ऊपर क्या है? सूरज। सूरज की रेडिएशंस आएंगी, ब्लैक कलर का टेंट सारी रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। तो भाई उस शादी में फिर ध्यान रखना, हमें तंदूर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंट के अंदर ही तंदूर बना होगा, ठीक है। और समझ रहे हो बात को, पनीर टिक्का नहीं होगा, फिर ह्यूमस टिक्का बन के रह गया होगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ब्लैक कलर का टेंट नहीं लगता। तभी तो कहते हैं गर्मियों के अंदर ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते लोग, लाइट शेड्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर लाइट अब्सॉर्ब करता है
और जितना इंटेंस ब्लैक कलर पहना होगा उतनी ज्यादा वो लाइट अब्सॉर्ब करेगा और उतने सेक के तुम्हें लगेंगे, ठीक है, और उतना सर गर्मी लगेगी। बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बाहर निकलोगे तो। क्लियर? क्लियर भाई? कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो भाई। नवदीप, एरिश, दक्ष, निशिता, यशिका, अनीशा, लवन्या, कैमरा ऑन कर लो। शाबाश। आदित्य। चलो, अब ये तो हो गया अपना क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला कि क्या कमी थी, कमी क्या थी, कोई मेरे को एक्सप्लेन करेगा? भूमि करेगा एक्सप्लेन, क्या मैंने समझाया, कमी क्या थी? सर उसकी लिमिटेशंस, हम्म। सर लिमिटेशन उसकी ये थी कि उसका एक पॉस्टुलेट था कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। तो फिर ये जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। तो फिर जो हम ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं वो सेम कलर का होना चाहिए, पर जब हम आयरन को हीट करते हैं वो अलग अलग कलर को डिफाइन करता है, तो इसलिए गलत था। ठीक है, चलो। तो देखो आगे जाके ना आप क्या कहेंगे, आगे जाके आप, चलो ये तो थ्योरी की आप खामियां ढूंढ रहे हैं, बट आगे जाके अपन सोल्यूशन भी तो निकालने हैं। आगे जाके आप पता क्या कहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे ना वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। अगर तुम ध्यान से देखो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, गर्म करते जा रहे हो लोहे को, रंग चेंज हो रहा है, दैट मीन वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो आगे जाके आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी जो एनर्जी है अकेली इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, हम कहेंगे जो हमारा टेम्परेचर है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऑपोजिट डिस्कशन करेंगे अगली थ्योरी में जाके। समझे? समझे? चलो, नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर तो बड़ा समझाना। देखो मैंने कहा कि हमारे पास, हमने अभी ये कहा ना कि आप गर्म करते जा रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है गर्म करोगे, गर्म करने से होगा क्या, आपके पास एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो जितना मर्जी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ वेवलेंथ ही नहीं चेंज होगी, तो वेवलेंथ नहीं चेंज होगा तो कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बट एक्चुअल में कलर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जितनी थ्योरी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने दी वो सफिशिएंट नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट। तो इसलिए आपने उसको कह दिया ये क्या है, उसकी लिमिटेशन। समझे? आ जाओ भी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? अब यहां पर देखो, यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ, पहले तो एक प्लेट बनाते हैं आप। मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने क्या किया, एक मेटल की प्लेट ली, मेटल प्लेट ली, एक बात बताओ, इस मेटल की प्लेट के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं है? अगर हैं तो कहां पर है? मेटल की प्लेट है ये। बोलो। स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस। मेटल की प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट है, अगर इनको छेड़ा ना जाए तो वहीं के वहीं पड़े। अब इलेक्ट्रॉन्स की ना कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं, यहां सुनना बड़े ध्यान से, ये मैं क्लासरूम में खड़ा हूं, मेरी क्लासरूम में 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, अब 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अब अगर मैंने एक स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकालना है तो कैसे वो बाहर जाएगा, ठीक है, तीनों बड़े ही बेशर्म काइंड के बच्चे हैं तीनों जो बैठे हैं मेरी क्लास में, अब उनको एक को बाहर निकालना है, कैसे बाहर निकालेंगे? उसको मैंने कहा बाहर चला जा, वो कहता नहीं सर मैंने तो पढ़ना ही धक्का पढ़ना मार है। के। हाँ? धक्का मार के। नहीं धक्का मार नहीं यार, मैं टीचर हूँ, कोई रेसलर थोड़ी हूँ, लड़ूंगा थोड़ी उनके साथ। इधर देखो, अब मैंने उनको कहा बाहर चले जाओ, वो कहते नहीं जी हमने पढ़ना है, बट पढ़ भी नहीं रहे, तो क्या करेंगे? अब मेरे को ये पता है कि इस बच्चे का थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, 5 मिनट। अगर इसको मैं 5 मिनट गालियां दूंगा, 5 मिनट डांटूंगा, तो 5 मिनट से कम डांटूंगा तो ये बैठा रहेगा, बट 5 मिनट से ज्यादा डांटूंगा तो ये कहेगा सर मैं जा रहा हूं, है ना? ये थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब समझिए, थ्रेशोल्ड का मतलब कितना उसके अंदर सब्र है। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने इस लड़के को 3 मिनट डांटा, क्या वो बाहर जाएगा? बोलो। 3 मिनट डांटा, क्या वो बाहर जाएगा? नो ना। सर।
नहीं जाएगा। अगर मैंने उसको 5.5 मिनट के लिए डांटा, क्या वो बाहर जाएगा? यस। बिल्कुल चला जाएगा। क्यों चला यस। जाएगा? क्योंकि मैंने उसके 5 थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर दिया। इसी तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए उनकी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट मान लेते हैं, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इन इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्राइक की जाए ना, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, नहीं तो ये मूव नहीं करते। अब यहां पर देखो, अगर मैंने इस मेटल प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाई, इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करवाई, इंसिडेंट लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू, और ये न्यू ग्रेटर है न्यू नॉट से। मैंने क्या कहा? अगर मैंने मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू स्ट्राइक करवाई, जो कि न्यू नॉट से इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तुम बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। बोलो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बोलो। निकलेगा। तो निकल जाए। निकलेगा। निकलेगा। निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल लेफ्ट द मेटल सरफेस विद काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तुम्हें पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तो क्या होती है? क्या होती है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझे बात को? क्या ये बात समझे? यस सर, समझे। इसकी यस सर। डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन रेडिएशन, when radiation with frequency greater than a certain minimum frequency, ब्रैकेट में लिखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? हाँ, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल में भी बाहर निकल जाएगा ठीक। न्यू नॉट। ठीक है, स्ट्राइक दी, स्ट्राइक्स दी। इक्वल पे पता क्या होता है? इक्वल पे कंफ्यूजन वाला केस हो जाता है, जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, बट आप हमेशा सेफ साइड लेके चलते हैं ना, अपने तो निकालना ही है। ठीक है, अब मान लो मेरे को पता है मैंने उस बच्चे को बाहर निकालना है, तो मैं क्यों 5 मिनट डांटूंगा? जब मैं डांट सकता हूँ 5 मिनट 10 सेकंड डांटूंगा ना, मेरे को पता है गारंटेड ही जाए बाहर। ठीक है, अब मैं जब डांटनी शुरू हो गया, ठीक है, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, दिस फिनोमिना, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, sorry, the electrons are ejected from the surface of the metal. This phenomena is called as फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, समझे बात को? इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आर कॉल्ड एज, बोलो, उनको क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझे? क्या ये बात समझ में आएगी? एक बार डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन देख लो भी, इसकी स्टेटमेंट देख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या है। सर आपने लास्ट 1 मिनट में क्या बोला? मेरा डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया। कुछ नहीं बोला, स्टेटमेंट लिखी है। अच्छा अच्छा ठीक है। स्टेटमेंट रीड कर लो एक बार, एक बार देख तो लो क्या वही हो रहा है। अब तुम में से किसी ने भी मेरे से ये नहीं पूछा, एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था। मैंने ना तुम्हें एक लास्ट में एक बात कही, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? सोचो, मेरे ना वर्ड्स को बड़े ध्यान करंट। से सुना करो। करंट। करंट फ्लो करेगा, मैंने कहा ना। मैंने कहा कंडक्शन होगी करंट की, तुमने पूछा ही नहीं सर करंट कैसे फ्लो करेगा। कोई सर्किट सुर्किट तो बनाया नहीं आपने। रेडॉक्स में ये मैंने कितनी इंपॉर्टेंट बात की थी, मैंने कहा था करंट तब फ्लो करता है व्हेन देयर इज अ
सर्किट, क्लोज सर्किट, सर्किट है, सर्किट है, नहीं है, तुम पूछना नहीं बनता था तुम्हारा। सर करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हम्म। इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा ना। ये तो मैंने तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन, लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक है। मैंने कहा इसकी वजह से करंट आ रहा है, करंट कैसे आया होगा पता है? चलो मैं बनाता हूँ। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हम ऑपरेटर्स में यूज करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि लोहे की प्लेट ली, उस पर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना शुरू करके। हम क्या करते हैं, एक स्पेशल ऑपरेटर्स बनाते हैं। यहां देखना, ये ग्लास की ट्यूब लेते हैं। इस ग्लास की ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, एक साइड पे मेटल प्लेट लगाते हैं। ये मैंने क्या की, मेटल प्लेट लगाई, ठीक है। इस मेटल प्लेट को मैं जोड़ता हूं किसके साथ, बैटरी के एंड के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। यहां से मैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये मैंने लगा दिया। अब देखो क्या होगा, सिंपल सी बात, ध्यान से देखना, कॉपी में छोड़ दो। यहां से क्या होगा, लाइट आएगी, लाइट इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लेट की सरफेस छोड़ के चला जाएगा, सरफेस छोड़ के चला जाएगा, वो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर जाएगा, ये क्या है, इवैक्यूएटेड ट्यूब। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलो, हम क्या कहेंगे, कि हमारे पास करंट फ्लो कर गया। इलेक्ट्रॉन्स ने करंट लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूवमेंट करा दी। और तुम्हें पता है, ये और कुछ नहीं, ये वैसा ही है जैसे ट्यूबलाइट के अंदर होता है। ये ट्यूबलाइट ही बनाई है मैंने, ट्यूबलाइट देखी है, ट्यूबलाइट देखी है। ये आज वाली नहीं, आजकल तो एलईडी चल रही है। तुम्हारे घर पे किसी के लगी है रूम में, वो कांच वाली ट्यूब, कांच वाली ट्यूब लगी है। आजकल तो वो प्लास्टिक वाली आ गई ना, एलईडीज, एलईडी ट्यूबलाइट। वो नहीं, एक कांच वाली आती होती थी। वो कांच वाली ट्यूब में क्या होता है, एक इधर टर्मिनल बना होता है, एक इधर टर्मिनल बना होता है। वो दोनों टर्मिनल को आप फिट कर देते हो, ठीक है। तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो बीच में जो गैसेज होती है उसको वो डिफ्यूज कर दी जाती है और जगमग जगमग रोशनी हो जाती है। वैसे ही काम कर रही है। हाँ सर वो शोन बता। रोड शेप की होती है ना? क्या, रोड शेप की होती है ना वो? कौन सी शेप की, वो जब भी आपने बोला वो रोड शेप की होती है रोड, ना? हाँ रोड होती है लंबी सारी। ओके। पुरानी ट्यूब जो होगी, आजकल तो आप उतार के फेंक देते हैं, वो पुराने टाइम वाली थी, ठीक है। सर, हाँ, सर इवैक्यूएटेड ट्यूब क्या होता है? क्या होता है, इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड ट्यूब। यार वैसे अपन सारे इंग्लिश मीडियम के हैं। इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब क्या होता है भाई, बताना मेरे को, बताना भाई। तो वही होता है ना, मतलब कि बिल्कुल खाली ट्यूब। खाली ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। खाली ट्यूब, इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम। क्या कहा भव्या, वैक्यूम। वैक्यूम। हाँ खाली ट्यूब, बिल्कुल खाली ट्यूब जिसके अंदर कुछ भी ना हो, हाँ कह सकते हो वैक्यूम। वैक्यूम जिसके अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी तरीके का चीज नहीं है, तो इवैक्यूएटेड ट्यूब है वो, ठीक है। जिसके अंदर कुछ भी पास नहीं हो पा रहा, मतलब सारी हवा उसमें से निकाल ली गई है, उसे वैक्यूएटेड ट्यूब कहते हैं, ठीक है। जैसे वो लिखा नहीं होता इवैक्यूएशन, ठीक है। वो एयरप्लेन के अंदर इवैक्यूएट कर लो, जल्दी जल्दी इवैक्यूएट करो। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, फटाफट सारे बाहर निकल जाओ, ठीक है। मतलब खाली कर दो, कोई भी रह ना जाए, ठीक है। तो इवैक्यूएशन मतलब सारा कुछ बाहर निकाल दो, ठीक है। समझे, क्लियर, समझे। तो इसका मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने लिखा ना, ये हमें किसने नहीं बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने नहीं बताया, ठीक है। अब इसके बारे में भी लिखते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ठीक है। सबसे पहला, द इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड ओनली इफ द radiation striking the surface of metal has frequency, बोलो, has frequency greater than, बोलो, न्यू यू नॉट than threshold frequency. Clear? Is that clear? यस सर। अब यस सर। दूसरी बात, कहता इलेक्ट्रॉन्स कितनी स्पीड से बाहर निकलेंगे वो किस बात पे डिपेंड करते हैं, तुम बताओ। प्लेट में से इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से बाहर निकलेंगे वो किस बात पे डिपेंड करेगा, सोच के बताओ यार। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से बाहर निकलेंगे, स्टूडेंट क्लास में से कितनी स्पीड से भागा भागा जाएगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, किस लेवल की बेइज्जती मैंने की है। अगर तो मैंने दब के बेइज्जती कर दी तो वो तो भाई उड़ता हुआ बाहर जाएगा, अगर मैंने थोड़ी बेइज्जती की तो वो हौली हौली करके बाहर जाएगा, अगर मैंने उसकी लापा पूरी कर दी कि नर्सरी से शुरू होके 12वीं तक की बैंड बजा दी उसकी, तो वो उड़ता जाएगा। तो इसका मतलब velocity of the electron ejected from the metal surface depends upon the क्या, depends upon the बोलो, अब तो बता दो यार, depends upon the frequency of the incident radiation, कि इंसिडेंट रेडिएशन जो आ रही है वो कैसी आ रही है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है ना, बहुत इंटेंस है, तो बहुत जल्दी वो बाहर निकलेगा, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ निकलेगा। तो सेकंड पॉइंट है, द वेलोसिटी ऑफ द ejected electron depends upon the क्या, frequency of the incident radiation, ठीक है। इंसिडेंट रेडिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, कि किस फ्रीक्वेंसी से आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर लाइट गिर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगी। मतलब मैंने उसको डांटा, बहुत डांटा, बट थोड़ी देर के लिए डांटा, उससे कुछ नहीं होएगा। मेरे को डांटना बहुत ज्यादा देर के लिए रहे, मतलब ज्यादा देर के लिए पड़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, इंटेंसिटी ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात को, समझे, बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? सर ये एनर्जी पे भी डिपेंड करेगी। क्या, एनर्जी पे किसकी एनर्जी? नहीं सब जितनी हम दे रहे हैं। नहीं, एनर्जी तो बात मोटा फैक्टर हो गया ना, पता फ्रीक्वेंसी पर चलेगी, ऑब्वियसली बात है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, एनर्जी पे भी डिपेंड करेगी। या सर वो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी फिजिक्स में पढ़ा था ना, उससे समझ रहा था कौन सी एनर्जी? सर। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी सर, नहीं उससे। नहीं, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं इसकी अगली वाली थ्योरी बताऊंगा ना, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, सॉरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है तो एनर्जी पे भी करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, तीसरी चीज देखो, दूसरी होगी, तीसरी देखो, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू दी, अब यहां देखना, प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब यहां ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कहता कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस स्पीड से निकलेगा, वेलोसिटी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, किस स्पीड से निकलेगा, कितना फ्रीक्वेंट है, कितने फ्रीक्वेंटली आप बेइज्जती कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी वेलोसिटी, ठीक है। कितने निकलेंगे वो डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पे, ठीक है, कि कितनी की इंटेंस है,
ठीक है, समझे बात को। अगर मैंने बहुत इंटेंसली बेइज्जती की है तो एक के साथ दूसरा भी निकल जाएगा, दूसरे का तीसरा भी बाहर निकल जाएगा, वो कहेंगे बेइज्जती सारों की हो रही है। ठीक है, समझे, समझे। यस सर। अगर मैं बार 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 कर रहा हूं बेइज्जती तो उसकी वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, वो बड़ी तेजी से बाहर जाएगा। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, नंबर इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, भूलना नहीं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं तुम्हें बताऊं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, और पेपर में जाके भूल जाती है और पेपर में आ जाती है। तुम पेपर में देखोगे कितनी बार इसके एमसीक्यूज बने हुए हैं, सारे पीवाईक्यूज अगर तुम खोल के देखो तो कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार इन्हीं चार 3-4 लाइनों में से क्वेश्चन आए हुए हैं। समझे? सर हम्म। सर एक बार ये तीसरा वाला फिर से एक्सप्लेन कर। तीसरा कहता कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकालना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रही है वो कितनी इंटेंस है, जितनी ज्यादा इंटेंस रेडिएशन होगी उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। हाँ जी छाया, पूछ रहे हो? अ, सर अगर हम लाइक कम इंटेंस ज्यादा इंटेंसिटी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बट वेलोसिटी कम होगी। ऐसा नहीं है। नंबर ये ऑफ कब, ये कब कहा मैंने? ये नहीं मैंने कहा, मैंने कहा है कि हमारे पास जो मेन फैक्टर है वो फ्रीक्वेंसी है वेलोसिटी के लिए, ज्यादा फ्रीक्वेंट। वो तो बढ़िया ही बात है ना, अगर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, इंटेंसिटी भी ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकलेंगे, वेलोसिटी भी ज्यादा निकलेगी। अगर आप इंडिविजुअल फैक्टर की बात करेंगे तो वो कहता कि ज्यादा इंटेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे इंपैक्ट डालेगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डालेगी, ये बात हो रही है। ये नहीं है कि अगर इंटेंसिटी कम होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे, ऐसा नहीं कुछ कह रहा वो। ठीक है, तो वो म्यूचुअली काम चल रहा है, बट इंडिविजुअल इंपैक्ट ये है। ठीक है सर। ठीक है, सर समझे? वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है जब वो निकलता है बाहर, इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन की। हाँ वेलोसिटी कॉन्स्ट नहीं, कांस्टेंट कैसे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है ना। ऐसा मतलब सेम ही रहेगी हर एक हाँ इलेक्ट्रॉन की? हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए वेलोसिटी सेम रहेगी। मतलब सर हर एक इलेक्ट्रॉन की सेम रहेगी, मतलब मैं ये पूछ रहा हाँ हर एक इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वेलोसिटी सेम रहेगी निकलने की। हूँ। ठीक है सर। मुझे उसका लगा अपन सर अलग फॉर्म, अलग अलग हो जाएगी तो सर उसके बाद सर जब वो अलग अलग हो गई तो सर वो एक सर्किट में तो आ ही नहीं पाएगा सर, फिर तो वो कुछ मतलब दूर चला जाएगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा जो हमने पीछे नहीं बनाया सर्किट क्यों अलग नहीं अलग कंप्लीट हो। होगा, फ्रीक्वेंसी बार बार थोड़ी चेंज करोगे, तुम्हारा जो तो डिवाइस जब है वो वेलोसिटी हो चेंज होगी, जाएगा। तो वेलोसिटी चेंज होगी तब की बात कर रहा हूँ सर। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी मतलब, तो तुम वो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर दिया, अगर एक बार फ्रीक्वेंसी सेट कर दी तुमने तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो जाएगी। यस सर, हर एक की कांस्टेंट हो जाएगी ना, हर ठीक। एक ऑब्वियस बात है हर एक की कांस्टेंट होगी ना। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर पूरे पूरे मेटल सरफेस के ऊपर जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी तो मेटल प्लेट में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी सारों की वेलोसिटी एक जैसी हो जाएगी ना। समझे? समझे? ये यार वैसी ही है, अगर तुमने मान लो फॉर एग्जांपल आपा एक टैंक चला रहे हैं, ठीक है, अगर टैंक के अंदर फ्रीक्वेंसी तुमने एक सेट कर दी तो वेलोसिटी जो मतलब जो उसमें से गोलियां निकलेंगी, गोले निकलेंगे, उनकी वेलोसिटी सेम होगी ना। अब AK-47 है, AK-47 के अंदर क्या होता है, अगर तुम गोली चलाते हो पहली गोली जितनी दूर जाती दूसरी भी तो उतनी दूर जाएगी, बोलो जाएगी? क्या ऐसा होता है पहली दूर चलेगी दूसरी, ये तो फिर गन थोड़ी हुई। फिर तो फ्रीक्वेंसी अगर सेम है उसके अंदर सेट की हुई है तो वेलोसिटी सेम ही होगी सारों की। ये थोड़ी पहली गोली तेज जा रही है अगली स्लो जा रही है, फिर स्लो होगी फिर तेज होगी, ये तो फिर मर जाएगा। जब सामने दुश्मन आया अपनी स्लो होगी गन, अपन मर जाएंगे। तो हम समझे? तो डिवाइस ऐसी काम करते हैं ना, हमेशा एक कांस्टेंट चीज पे ही काम करते हैं। बोलो क्लियर? चलें? यस सर। तो इसका मतलब ये जितनी कहानी मैंने बताई, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कहीं अपन ने पढ़ी है? ये कुछ पढ़ा है अपन ने? बोलो, बोलो, बोलो। पढ़ा है ऐसा कुछ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती थी एनर्जी क्या कंटिन्यूअस। यहां देख लो, मेटल के पास शुरुआत में एनर्जी नहीं थी, फ्रीक्वेंसी की लाइट आई,
मेटल ने दे धड़ाधड़ धड़ इलेक्ट्रॉन्स फेंकने शुरू कर दिए, किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। वो कहता कहां से आ गई काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? ये पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने ये बताया नहीं, है ना, समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये जो कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन कभी तेज भगा दिए, कभी स्लो भगा दिए, स्लो कर दिया, तेज कर दिया, स्लो कर दिया, तेज कर दिया, ये जो प्रोसेस है कम ज्यादा वाला, तो ये कहता है ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बस का ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो कहता था कंटिन्यूस चलेगा काम, लेना देना ही कोई नहीं। यहां तो कितने फैक्टर आ गए, यहाँ इंटेंसिटी फैक्टर आ गया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आ गया, इतने फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने तो कभी बताए नहीं थे। समझे? बोलो। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा करके लिख लो, these all were not explained by EM wave theory। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो, इसमें कोई डाउट? तो सर तो इसके, ये लिमिटेशन है तो ये दो लिमिटेशन होगी, बिल्कुल होगी लिमिटेशन। तो भर भर के अपन ने लाना डाल दी। ये केमिस्ट्री की ब्यूटी है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपा पहले तो बड़े मजे से उसको पढ़ते हैं, फिर उसको बड़े ही प्यार से लाना डाल के आगे चल पड़ते हैं। ठीक है, कि आप कहते हैं तेरे जैसा बेकार ही कोई नहीं होगा। ठीक है, अब इतनी सारी लानत डालने के बाद अब नई थ्योरी पे जाना बनता है। ठीक है, क्योंकि अब इसको तो दोबारा पढ़ नहीं सकते। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या किया? रेडिएशन किस फॉर्म में आती है? रेडिएशन, बोलो कैसे आती है? बोलो, ब्लू है पानी पानी, वेव। बोलो कैसे आती है? उठ जाओ। वेव्स की टू एंड फॉर्म फ्रो में। मोशन। वेव्स की फॉर्म में। डुअल नेचर कहां से आ गई भाई कृष्ण? वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहती थी। सर मैंने तो टू एंड फ्रो मोशन बोला। सर ये वो पैकेट वाला है केड़ा पैकेट वाला? कोई और? हाँ ठीक है, हाँ पैकेट वाला ही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या है? पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती थी? वेव की फॉर्म में आती थी। ठीक है कृषभ, ठीक है, वेव की फॉर्म में आती थी। ठीक है, अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि वेव के साथ ना पार्टिकल नेचर भी है। तो अब आप क्या बताने लगे हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब यहां पर देखो, सबसे पहले अब यहां पर हमारे पास ये थ्योरी किसने दी थी? मैक्स प्लैंक ने दी थी। मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अब मैक्स प्लैंक ने ये थ्योरी दी थी हमारे पास, तो इस थ्योरी के अंदर क्या दिया गया? ठीक है, गिवन मेन पोस्टुलेट्स क्या थे? सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? कहता है जो रेडिएंट एनर्जी है, बताओगे रेडिएंट एनर्जी वर्ड किसने यूज किया था? रेडिएंट एनर्जी वर्ड कहां से आया? बोलो, रेडिएंट एनर्जी वर्ड कहां से आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला पोस्टुलेट उसने कहा था कि जो रेडिएशन लेन देन हो रहा है ना, उनको क्या कहते हैं? रेडिएशंस कहते हैं, और वो रेडिएंट एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कहता है द रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड और अब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूसली, इज or is emitted or absorbed not continuously, not continuously but discontinuously। कहते जो एनर्जी आ रही है ना, जो एनर्जी आ रही है, जो अपन एब्जॉर्ब की या इमिट की, वो कंटिन्यूस नहीं है। जो कि पहली कॉन्ट्राडिक्शन बनी किसकी? ईएम वेव थ्योरी की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कह रही थी कंटिन्यूस आती है रेडिएशन, अब्जॉर्ब भी इमिशन भी। ये कहती कंटिन्यूस नहीं आती,
डिसकंटिन्यूअस आती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी हमारे पास आती है। सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज, इनको क्या कहते हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी। इफ द एनर्जी इज लाइट, these quantum of energy are called as photon। बना लो, यहां देखो वो क्या करता है, कहता है जो लाइट आती है ना किसी भी सोर्स से या अब्जॉर्ब होने के सर लिए, क्या हो गया, सर ये क्वांटा क्या होता है, क्वांटा? वही वही तो बता रहा हूँ ना, वही, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। यहां देखो भी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कोई भी एनर्जी हमारे पास इमिट होने के लिए इमिट होती है या अब्जॉर्ब होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती, ठीक है। वो कैसे आती है, ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में आती है। एक पैकेट, एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, ऐसे आती है। इस हर एक पैकेट को क्या कहा जाता है, क्वांटम ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है इसी का दूसरा नाम है क्वांटास। इनको क्या कहा जाता है, क्वांटा, ठीक है। और जब ज्यादा होंगे इनको क्या कहा जाए, क्वांटास, ठीक है। एक को क्वांटा कहते हैं, एक से ज्यादा को क्वांटास, ठीक है, पैकेट्स को, ठीक है। और कहता अगर यही एनर्जी लाइट की है ना, तो इन क्वांटम ऑफ एनर्जी को वर्ड आप यूज करेंगे फोटोन। इनको आप कहेंगे ये क्या है, फोटोन्स है। तो बात सिर्फ ये है कि सोर्स से जो लाइट आती है वो किसकी फॉर्म में होती है, पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। बोलो अब दूसरा पॉइंट, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कहता है हर एक क्वांटम की एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ पैकेट्स आएंगे उतनी ज्यादा नहीं एनर्जी होगी, समझ रहे बात को। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं और बढ़िया तरीके से समझा। पैकेट है चपेड़, ठीक है, पैकेट है चपेड़, ठीक है, स्ट्राइक कर रहे हैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर। चपेड़ एक पड़ी, दो पड़ी, तीन पड़ी, चार पड़ी, एक एक सेकंड के ऊपर चपेड़ पड़ रही है। मेरे को बताओ अब एनर्जी ज्यादा है, अगर 0.1 मिली सेकंड के साथ चपेट पड़ रही है तो एनर्जी ज्यादा है। कब एनर्जी ज्यादा फील होगी, जब जब चपेट जो है बहुत कम टाइम इंटरवल के साथ वापस आ रही है, 0.1 सेकंड ऐसे ऐसे करके आ रही है, तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा नहीं फील होगी। तो कहता है जैसे जैसे पैकेट्स जल्दी 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 गिरेंगे ना, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो हमें एनर्जी ऑब्जर्व भी ज्यादा लगेगी, समझे। पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, समझे। बोलो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा, ठीक है। कृषिप ये तू पूछ रहा था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगी। अब एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी का हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा एच। एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, एच को कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर। एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये एच की वैल्यू, समझे। बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है, यस सर। इसमें कोई डाउट। सर अब मेरे को एक बात बताओ, क्या क्या एक पैकेट एनर्जी का गिरेगा कि बहुत सारे पैकेट्स एनर्जी के गिरेंगे, कोई जब भी अब्जॉर्प्शन होगी एमिशन होगी। बहुत सारे बहुत पैकेट्स, सारे तो गिरेंगे। कहता है टोटल अमाउंट बहुत ऑफ सारे। एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर निकालनी है जो इमिट हुई या अब्जॉर्ब हुई, क्या होगी, विल बी दी सम होल नंबर क्वांटम। वो क्या होगी, होल नंबर क्वांटम। तो एनर्जी किसकी इक्वल होगी, एन एच न्यू। क्लियर।
हाँ जी, क्लियर, इसमें गुड आउट हो जाएगा। हाँ जी रजय, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इतना कर लीजिए, बहुत है आज के लिए। समझ में आया?